हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11 फिजिक्स में आज हम बात करने वाले हैं लंब अक्ष का प्रमेय। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे तैयार जरूर कर लेना। और इसके पहले मैंने समांतर अक्ष का प्रमेय कराया था, उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार पूछा जाता है। और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है, शिव कोचिंग क्लासेस का नोट्स चाहिए आपको, तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए 9685299149 9685299149। मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करें बच्चों। लंब अक्ष का प्रमेय देखिए, किसी समतल पटल का उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व घूर्ण उसी के तल में स्थित दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। बिल्कुल सिंपल है। ये बोला गया कि कोई तल है, उसके एक लंबवत अक्ष के परितः यदि हम जड़त्व घूर्ण निकालना चाहते हैं तो हमेशा आपको पता है बच्चों, तल में केवल तीन ही अक्ष हो सकते हैं। कोई भी तल होगा, त्रिविमीय में केवल तीन अक्ष, एक्स वाई और जेड, त्रिविमीय तक ही संभव है। चार विमीय वाला अभी तक ऑप्शन आया ही नहीं है ना। तो त्रिविमीय में एक ही तल है, एक तल के सापेक्ष हम क्या करना चाहते हैं, जड़त्व घूर्ण निकालना चाहते हैं, तो उसका जो मान है उसी तल पे दो और लंबवत अक्ष होंगे, उनके जड़त्व घूर्ण के योग के बराबर होगा। ये चीज कहा गया। जैसे डायग्राम में देखो, मान लीजिए हम जेड अक्ष के परितः जड़त्व घूर्ण निकालना चाहते हैं तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के परितः जड़त्व घूर्ण के योग के बराबर होगा, और कुछ भी नहीं। यही लंब अक्ष का प्रमेय है। लेकिन यहां पर कंडीशन ये बोला गया कि जैसे आपका जेड अक्ष है, तल के लंबवत है, तो आपका वही कटान बिंदु से एक्स अक्ष और वाई अक्ष भी लंबवत होने चाहिए। देखिए ना, ये दोनों अक्ष एक दूसरे को उस बिंदु पर काटते हैं जिसमें से होकर लंब अक्ष गुजरता है। कहने का मतलब उसी तल को लेंगे जो कि हम उस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए पाएंगे, जो कि एक और तल हमने माना है भाई, जिसके सापेक्ष हम निकालना चाहते हैं। तो दो और अक्ष हैं हमारे पास, तो ये उसी बिंदु पर मिलेंगे जिस बिंदु से होकर के जिस अक्ष की परितः हम जड़त्व घूर्ण निकालना चाहते हैं वो आपका अक्ष है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के तीनों जो अक्ष है एक दूसरे से मिल रहे होंगे, क्योंकि भाई आपका ओ जेड अक्ष है नहीं, जेड अक्ष एक ऐसा अक्ष है जो तल के लंबवत है, इसके परितः जड़त्व घूर्ण निकालना है। तो दो लंबवत अक्ष होंगे, परस्पर लंबवत है और इसको मिलते भी हैं। जैसे हम जिस अक्ष की परितः निकालना चाहते हैं तो हमने माना और दो अक्ष मान लिया है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, तो ये उस बिंदु पर काटते हैं जहां से होकर के जो बच्चों आपका एक और लंब अक्ष गुजरता है, उसी बिंदु से होकर ये भी जाते हैं। कुल मिलाकर के तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये चीज आपके माइंड में फीड रहना चाहिए। ठीक बच्चों, किसी समतल पटल का उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व घूर्ण उसी के तल में स्थित दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व घूर्ण के योग के बराबर होता है। ये दोनों अक्ष एक दूसरे से उस बिंदु पर काटते हैं जिससे होकर लंब अक्ष गुजरता है। यानी जो लंब अक्ष हमने कहा जेड अक्ष माना है, जिसके परितः जड़त्व घूर्ण निकालना है, तो ये हमने एक्स और वाई दो और अक्ष लिया है, तो ये दोनों अक्ष उस बिंदु पर काटते हैं या मिलते हैं जहां से वो अक्ष गुजर रहा होता है। यानी कुल मिलाकर के एक्स वाई जेड तीनों कहीं ना कहीं पे मिल रहे हैं। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि एक आपका निकाय है बच्चों, निकाय में आपका जो जेड अक्ष है, यानी हम ओ जेड कह सकते हैं, जेड अक्ष है, इसके परितः जड़त्व घूर्ण निकालना है, तो इसका मान एक्स अक्ष और वाई अक्ष के जड़त्व घूर्ण के योग के बराबर होता है। ये कथन है। तो हमने मान लिया पटल है बच्चों, पटल पर एक बिंदु पी है, ठीक है, और इस पर तीन अक्ष हैं एक्स बाई जेड। अब बच्चों यदि मैं आपसे कह दूंगा एक्स से दूरी, तो एक्स से दूरी ये बाई होगा, क्योंकि इस तरीके से मापेंगे तो बाई का मान रखेंगे यहाँ पे एक्स से दूरी, और बाई से दूरी लेकर चलेंगे बच्चों, तो ये जो आपका अक्ष है एक्स अक्ष है, इसलिए इसको दूरी हम एक्स ले लेते हैं। और जेड से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी माप लेंगे, तो मूल बिंदु आपका ओ है, यहाँ से दूरी आर है। यानी हमारे पास एक समतल है, समतल पटल पर एक आपका बिंदु पी है, कोई भी बिंदु पी है। हम यदि एक त्रिविमीय अक्ष की कल्पना करेंगे तो एक्स अक्ष से दूरी बाई हम मान के चलेंगे, बाई अक्ष से दूरी एक्स मानकर चलेंगे, और जेड अक्ष से दूरी आर मानकर चलेंगे। अक्सर बच्चों को ये रहता है कि सर एक्स अक्ष से दूरी एक्स मान लो ना। नहीं भाई, हम दूरी मान रहे हैं, दूरी एक्स से दूरी, एक्स अक्ष पर दूरी नहीं, एक्स से दूरी। एक्स से दूर कितना है, तो एक्स से दूर ये बाई अक्ष को शो करता, बाई के समांतर है, तो बाई मानकर चलेंगे। जब बाई अक्ष से दूरी लेंगे तो ये वाला जो दूरी है एम पी एम पी एम पी वो ओ एक्स के समांतर है, इसलिए एक्स मानकर चलेंगे, और जेड अक्ष से दूरी हम आर मानकर चलते हैं। अब बच्चों आप सबको पता है कि जड़त्व घूर्ण का फार्मूला क्या होता है। एक कण के लिए अपन क्या करते हैं, उसका द्रव्यमान और अक्ष से कितना दूरी है। समझने की कोशिश करिएगा कि मैं यदि आपसे कह दूं कि P पर
जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, कण P का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, तो मान के चलते हैं m द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान कितना द्रव्यमान है और अक्ष से कितना, जैसे x अक्ष से दूरी कितना है बाई, तो m बाई स्क्वायर हो जाएगा, कण के लिए बात कर रहा हूं। और बाई अक्ष के लिए कितना, बाई अक्ष से दूरी x है बच्चों, तो mx स्क्वायर हो जाएगा। और संपूर्ण की जहां बात करते हैं तो समीशन लगा देते हैं, सिग्मा लगा देते हैं। सिग्मा ये बताता है कि जितने भी निकाय में कण होंगे उन सब का जड़त्व आघूर्ण है बच्चों। तो सबसे पहले निकालेंगे जो आपका कण P है, कण P है बच्चों, इस कण P पर है ना x अक्ष के परितः कितना जड़त्व आघूर्ण होगा। फिर संपूर्ण कण के लिए x अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकाल लेंगे। फिर बच्चों बाई के सापेक्ष P पर जड़त्व आघूर्ण कितना होगा यानी कण का। फिर संपूर्ण निकाय यानी संपूर्ण पिंड का निकाल लेंगे, संपूर्ण पटल का निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, ये दो चीज आपको निकालना है। तो आगे लिखना बच्चों, तब कण P का x अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, केवल कण की बात कर रहे हैं तो m बाई स्क्वायर। बच्चों ये x अक्ष के परितः, x से दूरी हम लेंगे, x से दूरी बाई है, ठीक है। और पूरा संपूर्ण पटल के लिए हो जाएगा बच्चों, ये x अक्ष के परितः तो ix करेंगे और ये सिग्मा लगा देंगे m बाई स्क्वायर, समीशन इन सिग्मा लगा देंगे। जहां m क्या है बच्चों, जहां m आपका स्मॉल m क्या है, कण P का द्रव्यमान, कण P का द्रव्यमान है। और आप लोगों ने बाई तो जान ही लिया है कि x अक्ष से दूरी है, भाई P x अक्ष से कितने दूरी पर है, भाई बाई दूरी पर है, तो ये आपका हो गया m बाई स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला होता है m r स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, m r स्क्वायर। ये किसके अक्ष के परितः है, x अक्ष के परितः है। इसी प्रकार पुनः यदि हम बात करें मतलब कण P का y अक्ष के परितः, y अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। लोग सर ये तो बहुत आसान है, ये तो है बच्चों जड़त्व आघूर्ण कितना है mx स्क्वायर, क्योंकि बाई से दूरी x है बच्चों। अब यहां पर निकालेंगे कि संपूर्ण पटल का बाई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। तो आप लोग लिख लेना संपूर्ण पटल का, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा सिग्मा हो जाएगा बच्चों m x स्क्वायर, जहां m कण का द्रव्यमान है, बार बार नहीं लिखेंगे अपन। तो यहां पर i y बराबर लिख दोगे आपको सिग्मा m x स्क्वायर। यहां तक ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब हमको थोड़ा सा समीकरण वगैरह दे देना है, इसको जरूरत पड़ सकता है। इसको समीकरण 1 दे देते हैं बच्चों और इसको समीकरण 2 दे सकते हैं। हमने x अक्ष के परितः निकाल लिया, y अक्ष और z अक्ष के परितः भी निकालना है। तो अब आपको लिखना है इसी तरीके से, इसी तरह संपूर्ण पटल का z अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, क्या बच्चों, जड़त्व आघूर्ण। तो कितना हो जाएगा इसका z अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, तो आप कहोगे सर इसका हो जाएगा iz, कितना हो जाएगा iz बराबर, संपूर्ण के लिए बात करें तो सिग्मा हो जाएगा m r स्क्वायर। इसको समीकरण 3 दे दो। अब हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है बच्चों। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। यही होता है ना कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो जैसे मान लीजिए चाहे इस त्रिभुज की बात करूं चाहे इस त्रिभुज की बात करूं बच्चों, इस त्रिभुज को लेकर चलूंगे तो ये लंबवत रहते हैं, दूरी हमेशा लंबवत ही मापी जाती है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, बाकी एक लंब एक आधार हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज हम ऐसा भी लिख सकते हैं OMP में, किसमें बच्चों, या PMO में। तो आगे लिखना है समकोण त्रिभुज PMO में पाइथागोरस प्रमेय से चले पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लागू करें। पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, कर्ण का वर्ग मतलब OP का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, मतलब एक PM का वर्ग हो जाएगा और हो जाएगा बच्चों OM का वर्ग। अब आपको समझ में आएगा कहां से आ गया, OP का वर्ग बराबर PM का वर्ग धन OM का वर्ग। इसका है x बच्चों और इसका है आपका y। देखिए y है तो ये भी y होगा, तो x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा r स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बच्चों, इसको अपन ले सकते हैं x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर। अपन ने कहा ना, अब दोनों पक्षों में m का गुणा कर दें, पर दोनों पक्षों में m का गुणा कर दें, दोनों पक्षों में m का गुणा कर दो। तो जब m का गुणा करेंगे तो एम आर स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर। और हम समीकरण भी लगा सकते हैं ना संपूर्ण पिंड के लिए, ये समीकरण हम 4 दे सकते हैं। समीकरण 4 हो गया प्यारे बच्चों। अब अपन थोड़ा सा यहां पर धैर्य रखेंगे, आपका सिद्ध होने वाला है, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे बच्चों। समीकरण 4 को संपूर्ण पिंड के लिए लेने पर, समीकरण 4 को संपूर्ण पिंड के लिए लेने पर, तो संपूर्ण पिंड के लिए लेने पर तो सिग्मा लगा देंगे, एम आर स्क्वायर सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एम वाई स्क्वायर। अब बताओ भाई साहब, ये समीकरण 3 देख लो, आई जेड का मान है, ये समीकरण 2 देख लो, आई वाई का मान है, और समीकरण आपका 1 कहाँ पे है भाई, ये समीकरण, हाँ आई वाई का मान ये है, और ये एम वाई स्क्वायर आई एक्स का मान है। तो समीकरण किससे, 1, 2 व 3 से मान रखने पर, समीकरण 1, 2 व 3 से मान रखेंगे। तो जब मान रखेंगे भाई साहब किस में, इसको 5 में दे दो, मान रखने समीकरण 5 में, तो ये हो जाएगा आई जेड, और बच्चों ये आपका आई है तो ये हो जाएगा आई वाई के लिए ना एम एक्स स्क्वायर, आई वाई कहाँ पे है ये देखो, और बच्चों प्लस में आई एक्स हो जाएगा। या करके कुल मिलाकर वही आया कि आई जेड इक्वल कितना आया, तो आई एक्स प्लस आई वाई। बताओ बच्चों किसको प्रॉब्लम है, बताओ किसको प्रॉब्लम है। यही लंबाक्ष का प्रमेय है, यही लंबाक्ष का प्रमेय है। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चले, धीरे धीरे करके पूरा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा इसको बेहतर रूप से समझना है, और जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है तो नोट्स के लिए कांटेक्ट नंबर दे ही दिया हूं, आप लोग कांटेक्ट जरूर कर लें, 96 85 29 91 49, 9685299149 ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है, नोट्स लेना है, प्रॉपर तैयारी करना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।